आज हम मीडिया साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 देखेंगे। इसमें 3 यूनिट है। पहला यूनिट 5, मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। तो स्वास्थ्य संचार में मीडिया की भूमिका। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य संचार का क्षेत्र इस बात पर जोर देता है कि संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी देता है। बीमारी से बचने के लिए सावधानियां को भी बताता है। जैसे चिमकी बुखार को ले सकते हो आप, कोरोना वायरस को ले सकते हो, कोविड को। इसमें मीडिया ने कितना काम किया था यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। फिर इसके लाभ को देख लेते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सार्वजनिक लक्ष्य बन जाती है और स्वास्थ्य परिणाम पहले से बेहतर आते हैं। जब मीडिया इसका प्रचार करती है तो स्वास्थ्य परिणाम पहले से बेहतर आते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जब कोविड में लोग बात नहीं मान रहे थे, आप नहीं अपने घर फैमिली में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जब मीडिया के द्वारा बार बार टीवी चैनल, न्यूज़, पीएम मोदी जब आकर के बोले तो लोगों में वो जागरूकता फैले कि हाँ, जब सरकार आकर ये बात बोल रही है, मीडिया पर दिखलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सच है। हमें इससे डरने की, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर, सहकर्मी, जनता सब में स्वास्थ्य सचेतन व्यवहार दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है। उदाहरण, भारत के पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोलियो ड्रॉप्स के माध्यम से रक्षा की और देश को इस बीमारी से मुक्त किया। फिर आता है स्वास्थ्य संचार की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सभी तक सूचना समय पर पहुंच जाए। उदाहरण, डॉक्टर इतना सीधा और सरल भाषा यूज करता है कि मरीज को, या फिर डॉक्टर का जो पर्चा होता है, हाँ, डॉक्टर जो रिसिप्ट देता है मेडिसिन की, वो हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो आपकी समझने के लिए होती भी नहीं है, वो फार्मेसी समझते हैं। तो जो डॉक्टर की जो अपने मरीज़ से जो वार्तालाप होती है, वो भाषा को आप ले सकते हो। या फिर जो सूचनाएं दी जाती है, जो पर्चा, जो पोस्टर लगाए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो इतनी सीधी और सरल भाषा में रहते हैं कि मरीज भी समझ जाए, कम पढ़े लिखे भी लोग या ना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आता है रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सहयोगी व्यवहार में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि सावधानी इलाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बीमारियों का पता लगाने तथा महामारी फैलाने आदि की स्थिति में सही सूचनाएं न मिल पाने पर हम ऐसे युग में हैं जिसमें सूचनाएं कम और भ्रम ज़्यादा फैलाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ गलत सूचनाएं भी हम ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अफवाहें ही मिलेगी आपको देखने के लिए, और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है उन सूचनाओं को देखने के बाद। स्वास्थ्य संचार सही गलत में भेदभाव करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करना हमें बतलाता है कि स्वास्थ्य संचार महत्वपूर्ण क्यों है। फिर वही बात आ गई है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। क्रिको स्ट्रेटजीज नेशनल CVS की रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंग अप्रभावी संचार के कारण 5 वर्ष में 1744 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को बेहतर स्वास्थ्य संचार के साथ जीवन जीना चाहिए। कुछ ऐसे मानवीय समूह हैं जिसकी देखरेख की ज़्यादा आवश्यक है, जैसे पोलियो से ग्रसित लोग मान सकते हो आप, एड्स से पीड़ित लोग, मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, या कुछ जेंडर में भी भेदभाव किया जाता है उन लोगों में, या कम पढ़े लिखे लोगों में। इसकी जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रभावी स्वास्थ्य संचार के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत है। सही जानकारी की, संतुलित, जो विश्वसनीय होना चाहिए कि लोग विश्वास कर सकें, सरल भाषा में होना चाहिए कि कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से समझ पाए, बार बार सूचनाओं को दोहराना चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त आदि। स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका देख लेते हैं। स्वास्थ्य संचार का दृष्टिकोण तो वही है पहले वाले, सब मनोरंजन मीडिया वगैरह।
डिजिटल मीडिया जो भी फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़े थे तो उसी से मिलता जुलता है। स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देना होता है। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों पर आधारित होता है। ये लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ फैलाता है। WHO की परिभाषा निम्न तथ्यों पर जोर देती है: स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेरणा देना और मनोबल बढ़ाना, आवश्यक कदम उठाना, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार या जीवन शैली में परिवर्तन लाना आदि। स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसे जैविक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा चिकित्सा विज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों को व्यवहार में लाने से संबंधित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार करना, बीमारियों, विकलांगताओं तथा अकाल मृत्यु को रोकना ही स्वास्थ्य शिक्षा का काम है। देख लेते हैं स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में स्वास्थ्य शिक्षा, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, क्योंकि दोनों में सिमिलर चीज़ें ही हैं। दोनों का आंसर आप ऐसे भी दोगे तो सही होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और इसका भारत में स्वास्थ्य शिक्षा, अगर हम या हमारे देश में हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे और बीमारी का असर हमारे अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। अब आप सोचोगे अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ेगा, तो इसका एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है। 1347 से 1351 तक यूरोप में काला जर नाम का एक बीमारी था, जो कि आजकल कॉमन हो गया है, ब्लैक प्लेग, कि उस टाइम महामारी के रूप में आया था। ठीक है, 30 to 60% जो लोग थे इसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई, और जो बच गए थे 40% लोग, वो इस डर से बाहर नहीं, वो डर और भय के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, और जब वो बाहर नहीं निकले तो काम बंद हो गया, काम बंद हुआ, मशीनें ठप पड़ गई, फिर क्या हुआ? हमारा बजट जो है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया, और इन सब का दोष वो लोग सरकार पे लगा दिए और सरकार का बहिष्कार किए। इसका असर उनकी धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ने लगा। अगर इस घटना के बारे में जानने के बाद भी और कोरोना जैसी महामारी का स्वयं हम लोग सामना करने के बाद भी हम स्वास्थ्य शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तो भविष्य हमारा खतरे में है, ऐसा माना जा सकता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 26 करोड़ लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा कितनी ज़रूरी है और उनको इसके बारे में जागरूक करना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान में ने 5 विभागों को यह दायित्व सौंपा कि जन जन तक वो जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ पहुँचाएँ। ये 5 विभाग इस तरह है: प्रशिक्षण विभाग, मीडिया तथा संपादकीय विभाग, स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग। इसमें मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब ये सब मिल करके इकट्ठे होकर के काम करते तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है योगदान में। जैसे मीडिया ये करते हैं, जरूरी सूचना को एकत्र करके लोगों से संपर्क साधता है और बीमारियों से बचने का उपाय बताता है। स्वास्थ्य संबंधी विषयों का प्रदर्शन करता है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व तंबाकू दिवस। इन सब अवसरों पर मीडिया बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है और लोगों को जागरूक करता है। बहुत सारे टीवी चैनल ऐसे शो करते हैं, कुछ अभियान चलाते हैं, दोनों कुछ प्रदर्शन करते हैं, कुछ नाटक होता है जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे नहीं समझते एक चीज़, तो उनको नाटक के थ्रू समझाया जाता है।
निक्षेपीकरण में मीडिया की भूमिका। अच्छा, निक्षेपीकरण क्या है पहले ये देख लेते हैं। निक्षेपण मतलब होता है कलंक, और निष्कलंकीकरण इसका मतलब होता है कलंक से बाहर आना, ठीक है, या कलंक को गलत साबित करना या मिटाना। तो किसी व्यक्ति या संस्था पर लगे कलंक को मिटाना तथा उन्हें सामान्य अवस्था में प्रस्तुत करना निष्कलंकीकरण कहलाता है। इसके लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं ना, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, ये कलंकीकरण और निष्कलंकीकरण। केस स्टडी में आ गया। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी कलंक दूर करने के उपायों या विधियों को निक्षेपण या कलंक से मुक्ति कहा जाता है। जैसे कलंकित समूहों का सशक्तिकरण, जैसे उन्हें अधिक मुखर होने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, मनोबल बढ़ाना, अधिक सावधानी से बोलना, सस्ती व सहजती भाषा का इस्तेमाल करना, मतलब जो इजीली सबको समझ में आ जाए, ज़्यादा भारी मोटे वर्ड नहीं लेना, सकारात्मकता पर जोर देना, लोगों को यह बताना या समझाना कि विभिन्नताएं होती है, हर मनुष्य को उसके उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वह है। ये तो हमने अभी बताया, कलंकीकरण और निष्कलंकीकरण। कलंक, यही चीज़ें कुछ मूवी वगैरह पे भी दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे कुछ जेंडर हो गया, आप ले लोगे, गे हो गया, लेस्बियन हो गया, तो इन जब कोई लड़की लड़की की तरह बिहेव कर रही है, उसकी तरह बर्ताव कर रही है, तो उसको भी समाज में कलंकित माना जाता है। और अगर कोई लड़का लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे ड्रेसिंग कर रहा है, तो उसको भी कलंक माना जाता है और उसको उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग ही एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें 2 केस स्टडी है जो कि थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लिख सकते हैं। इसमें पहला केस स्टडी है एड्स को लेकर के, जो एक महामारी थी, अभी बीमारी बन चुकी है, और दूसरा है पोलियो को लेकर के। तो पहला देख लेते हैं। एड्स एक बीमारी है जो वायरस से फैलता है, ठीक है। यह व्यक्ति को रोक थोक शक्ति को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की जो रोक थोक की जो शक्ति होती है, इम्यूनिटी होता है, उसको नष्ट कर देता है। इससे व्यक्ति बीमारी की चपेट में आ जाता है। यह एक सकारात्मक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में यौन संबंधों के द्वारा फैलता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू फैलता है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, परंतु हाँ, इसे बचने का और सावधान रहने का या इसको बढ़ने से बचाने का तरीका है। इस मानसिक रोग, इन सबको कलंक माना जाता है हमारे समाज में, या फिर जेंडर रिलेटेड कोई इशू होता है तो 1986 में एड्स का भारत में पहला मामला आया था, और फिर धीरे धीरे ये जानकारी ना होने की वजह से दुनिया भर में फैल गया और 51 लाख लोग एड्स से पीड़ित थे उस समय। सोचिए, 51 लाख, बहुत बड़ी है। भारत में एड्स के बारे में सही जानकारी के लिए एक दूरदर्शन पर धारावाहिक आरंभ की गई। हमारे यहाँ ये होता है ना कि मतलब सेक्स वर्ड भी यूज करना पाप होता है करते समय, लेकिन इस बार में सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों की चपेट में हम लोग आ जाते हैं ना। तो उस टाइम जो था एक धारावाहिक आरंभ किया गया इसके बारे में जानकारी देने के लिए। उसका नाम था जासूस विजय, जो एड्स पॉजिटिव थे। वह बताते हैं कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें समाज से अलग माना जाता था, और वायरस से बचने का सुझाव भी वो देते हैं। कैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल करके हम इसको फैलने से बचा सकते हैं, इसके बारे में भी वो बताते हैं।
इसके बाद एक और कार्यक्रम टीवी पर आया जिसका नाम था हाथ से हाथ मिलाना। आपने सुना होगा ये नाम। यह कार्यक्रम गली गली तक पहुंचा और हर 9 मिनट के बाद इस सूचना को रिपीट किया जाता था ताकि लोग जागरूक हो सकें। और दूसरी केस स्टडी है, इसको पोलियो के बारे में था, जो कि जिसका नाम पड़ा बच्चन प्रभाव। इसमें क्या था, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो जो था 2002 में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बुरी तरीके से फैल चुका था। उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा था, यूपी बिहार साइड ग्रामीण एरिया में इसका ज़्यादा प्रभाव था। और जो लोग थे, जो महिलाएं थी, वो रेडी नहीं थी अपने बच्चों को पोलियो खिलाने के लिए। सरकार ने इसका उपाय निकाला कि किसी भी तरह, मीडिया से उन्होंने बोला किसी भी तरह इस चीज़ को रोका जाए। तो लोगों ने, मीडिया ने क्या किया, अमिताभ बच्चन को लोग बहुत मानते थे, पहले के जो हीरो लोग थे, अमिताभ बच्चन हो गए, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, इन लोगों को लोग बहुत मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो इन्होंने प्रचार किया कि धिक्कार है हमें खुद पर कि हम अपने बच्चों को 2 बूंद ज़िंदगी के नहीं दे सकते। इनका ऐड आया और इन्होंने ये 2 उंगली भी निकाली। तो इस चीज़ को, इसके बाद, इस ऐड के बाद भारी तादाद में, जहाँ औरतें जा नहीं रही थी अपने बच्चों को लेकर कि, वो भारी तादाद में जहाँ पोलियो खिलाया जा रहा था उस संस्था के पास जाने लगी। तो रिपोर्टिंग की गई, फिर उनसे पूछताछ किया गया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बात है, आप पहले नहीं आ रही थी और अब भारी तादाद में आप लोग बच्चों को पोलियो खिलवाने आ रही हो। तो उन्होंने कहा कि हमें डर है, हमें भय है कि कहीं बच्चन जी हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं मीडिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और फिर 2004 तक पोलियो भारत से चला भी गया। अब हमारा यूनिट 6 आ गया, मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। मीडिया हिंसा की भूमिका कैसे बन गई, तो इसमें हम 2-3 केस देखेंगे। मीडिया जहाँ सकारात्मकता का, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा पोलियो वगैरह, एड्स वगैरह, तो इसके बारे में हमको जागरूक किया गया। महामारी, बड़ी बड़ी महामारियों को दूर किया गया मीडिया की वजह से ही। तो सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि मीडिया का बहुत नकारात्मक प्रभाव भी हम पे पड़ता है। तो उसके बारे में भी पूरा ये 6 यूनिट पूरा उसी के बारे में है। एक केस आया जिसका नाम दिया गया चिलेम्बड़ा बैंक डकैती। ठीक है, केरल में 2007 में बैंक डकैती के दोषियों ने यह बताया कि कैसे वे धूम फिल्म से प्रेरित होकर के अपने लक्ष्य को साधा। उन्होंने अपराध किया था। क्या अपराध किया था कि वो लोग गड्ढा खोदे और गड्ढे का जो लास्ट छोर था वो बैंक से लिंक किया और बैंक में डकैती की। डकैती क्या किया, 80 मिलियन नकदी यानी कैश और सोना लूटा। हालांकि बाद में पकड़े गए। फिर दूसरा केस आया शिक्षक को छुरा घोंपने वाला। ये एक 15 साल का छात्र था जो अपनी शिक्षिका को बस इस बात के लिए हत्या कर दी उसकी चाकू भोंक करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, दिस डेट। ठीक है, तो ऐसा ये भी है कि टीचर लोग में भी बहुत नेगेटिविटी है कि मतलब बच्चों को डायरेक्टली वो बोल देती हैं, अपमानित करती हैं, कोई अपमान करने के मकसद से ही बोलती हैं। हालांकि वो अच्छे मकसद से भी बोली होंगी, अब वहीं जाने, अब तो बेचारी रही नहीं। तो जांच में पता चला कि बच्चे ने कहा कि वो अग्निपथ फिल्म से प्रेरित हुआ है। जैसे फिल्म में नायक जो थे उन्होंने अपने पापा के अपमान के लिए उन पे झूठा लांछन लगाते थे लोग, तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने सारे लोगों को मार डाला। सिर्फ यही 2 उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ मीडिया का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। जैसे आप CID ले लो, शक्तिमान, सुपरमैन। CID देख कर काफ़ी सारे लोग जो है ये क्राइम करने पे आज उतारू हो गए। बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। CID में कुछ अनोखी चीज़ें भी उनको देखने को, सीखने को मिलती है। ठीक है, लोग सीख कर कर्मकांड करते हैं। शक्तिमान, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। अब ये जो शक्तिमान और जो क्रिस फिल्म आई थी ना, उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। अब आप बोलोगे सुसाइड कैसे, तो शक्तिमान और क्रिस जैसे लोगों को देखकर उन्हें ये लगा कि जब ये उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो बच्चे ये नहीं है कि बेड से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की, उन्होंने सीधा छत से कूदना, बहुत सारे पेपर में न्यूज़ सब आते थे।
कि इस मूवी की वजह से ये हुआ, इस एपिसोड की वजह से ये हुआ, आज ये बच्चे मारे गए, इस शहर में ये घटना। तो नेगेटिव प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता रहा। कहते हैं मीडिया हिंसा की सैद्धांतिक व्याख्या और मानव मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये बेंडूरा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों का अनुकरण और अवलोकन करने की प्रक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार प्राप्त करते हैं। अच्छा, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या देखा देखी करना, कॉपी करना, और अवलोकन का मतलब होता है निरीक्षण करना या ध्यानपूर्वक देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करके उसका कॉपी करते हैं और फिर नया व्यवहार प्राप्त करते हैं। जैसे अभी पीछे हमने 2 हत्याकांड पढ़ा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक मत के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु जैसे कि पुल, तो व्यवहार को जोड़ करके एक नया व्यवहार बना देना। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सामाजिक संदर्भ से अधिगम के लिए अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप पोपोडॉल का एग्जाम्पल लिख सकते हो। बेंडूरा का जो सिद्धांत था 1960 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, प्रयोग किया था। अल्बर्ट बेंडूरा नाम था इनका। इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े हम लोग। मीडिया हिंसा और विसंवेदनीकरण। विसंवेदनीकरण का सीधा मतलब हम 2 लाइन में समझते हैं कि जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते पे कोई हादसा हो गया, हम उसकी हेल्प करने की बजाय, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय या हेल्प मांगने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम उसका वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो एक हिंसा वाली बात होगी ना, हम उसका वीडियो शूट कर रहे हैं पीड़ित को वैसे ही छोड़ करके। ठीक है, जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा दुनिया के किसी विशेष स्थान को प्रभावित करती है, जैसे कश्मीरी पंडितों का हम ले लेते हैं, अभी उसमें जो फिल्म आई थी, तो उसमें क्या हुआ, हम उस घटना को देखें, शोषण, कोई भी सोशल हादसा हो जाता है तो हम उस पर चिंतित होते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अभी उस बारे में जिक्र नहीं हो रहा है कहीं भी। पहले सोशल मीडिया पे कुछ दिन तक बहुत आग लगी हुई थी, अभी शांत हो गई। तो हम कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हमने कुछ भी नहीं किया, और हम तब तक नहीं करते जब तक बात अपनी पे नहीं आती, जब तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं होता है तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। रोड पे भी आप देखोगे, जब तक आपके फैमिली वाले नहीं गिरे रहेंगे, आप में वो हिम्मत नहीं आएगी कि आप उठाकर उसकी हेल्प कर दो। पता नहीं कौन सा डर रहता है लोगों में। फिर आता है सामान्य आक्रामक मॉडल, ये मॉडल में भी आएगा। अच्छा, आक्रामक का मतलब होता है एग्रेसिव, गुस्सैल। ठीक है, गुस्सा वाला। हम किसी स्थिति में आक्रामक, एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य आक्रामक मॉडल एक अधिक सिद्धांत है जो स्थिति जन्य हो सकते हैं। जैसे हम क्या होते हैं ना कि हम हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते, या हम गुस्से में कोई काम नहीं कर सकते, हम सिचुएशन देख के भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज़ आप या आपके भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपके कोई पड़ोसी आ गए आपके घर में, या कोई रिश्तेदार आ गए, तो आप लड़ाई छोड़ करके उन्हें चाय पानी पूछोगे, उनका स्वागत करोगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम लड़ाई करेंगे तो ये लोग बाहर जाके बात बनाएंगे, 4 मम्मी पापा आएंगे, फिर हमारी कुटाई हो जाएगी। तो हम सिचुएशन देख करके भी अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। तो यही चीज़ है इस मॉडल का। काय, प्रतिमा और भोजन के व्यवहार में मीडिया की भूमिका। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड में सुंदर सीधे बाल, गोरे रंग की महिलाएं और पुरुष में ऊंचे कद काठी के, उनका पर्सनैलिटी गुड लुकिंग होना चाहिए, बॉडी बिल्डर टाइप के लोग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि फिल्मों में सांवले और भूरे रंग को बहुत कम दिखाया जाता है। पहले तो एकदम ना के बराबर, ऐसे काजोल आई थी, रेखा आई थी, प्रियंका चोपड़ा जो कि बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, इंडिया के लिए भी बहुत नाम किया है, पर उन लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। और ये बात हवाई नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यू में उन लोगों ने साफ साफ इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनके सांवले रंग की वजह से और उनके हेयर टेक्सचर की वजह से बहुत उनको अपमानित किया, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा था। और यही चीज़ हमारे समाज में आज भी चलती आई है। बहुत सारे टीवी में आप देखी होगी, बहुत कम ऐसे अभिनेत्री या
नायक है जो कि मोटे या सांवले काले टाइप के होंगे, बहुत कम ही, गिने चुने ही होंगे, एक दो। ऐसे लोगों को काम ही नहीं दिया जाता क्योंकि उनको लगता है उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। सुंदर का मतलब होता है सुंदर होना, गोरा होना, सीधे बाल, इस टाइप की चीज़ें। इसमें ये पिक्चर भी दिया है। फिर आता है काय प्रतिमा के कुछ मुद्दे। जब मीडिया में आदर्श शरीर, तो आदर्श शरीर अभी जैसे हमने पढ़ा मीडिया में, इसमें दिखा भी है। प्लूटो ने कहा सौंदर्य देखने वालों की आंखों में हो, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप मानते हो कि कोई सुंदर है तो मतलब आप सुंदर देख रहे हो, वो सुंदर है या नहीं ये सामने वाले को नहीं पता, आप जिसको उसके बारे में बता रहे हो, बट आपकी आंखों ने वैसा देखा, मतलब आपके अंदर की वो सुंदरता है। तो ऐसा है इसमें कि ये लड़की देखिए एक्चुअल में कैसे और आईने में ये कैसे दिख रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि इतनी गंदी है तो ये खुद को और पॉलिश कर रही है और सजा रही है ना। ऑब्सेशन है, लोगों को भी यही किरदार पसंद आते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के, और अभिनेत्रियों में शिल्पा शेट्टी जैसी सुंदर सुशील। काय प्रतिमा के मुद्दे और भोजन विकार। काय प्रतिमा स्वयं काय प्रतिमा स्वयं की शरीर की अनुभूति है कि यह हमें कैसे महसूस कराती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हम मिरर में यहाँ पर खुद को देख रहे हैं तो हमको कैसा अनुभव हो रहा है, मतलब आप अंदर से कितने सुंदर, लेकिन फिर भी हम आईने के सामने जाते तो अपना नए नक्श देखते कि हमारा नाक कैसा है, ये थोड़ा और बड़ा होता तो सुंदर होता, आँख थोड़ी और ब्राउन होती तो सुंदर होती, हमारा रंग थोड़ा ऐसा होता, हम अपने अंदर की कमी ही देखते हैं, अपने बॉडी में कमी ही देखते निहारते रहते हैं। मनुष्य सामाजिक है, वे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, खुद को ऊपर रखने के लिए भी खुद के शरीर में परिवर्तन चाहता है। वह स्वयं से असंतुष्ट होता है हमेशा, है ना, खासकर महिलाएं, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमें सुंदर ही दिखना है। लोगों को सुंदर ही महिलाएं पसंद आती है। खुद को सुंदर दिखाने के लिए कई प्रयास करती हैं, वे प्लास्टिक सर्जरी तक करवाती हैं। अभी मौनी रॉय को ले लो, पहले कितनी सुंदर दिख रही थी, अब देखो लिप सर्जरी करवा के कैसा बना लिया। प्रियंका चोपड़ा ने भी किया है, क्योंकि प्रेशर रहता है। इंटरनेट व्यसन, इसमें यही है कि बच्चों के ऊपर इंटरनेट का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कितने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं हम लोग। इंटरनेट इंसान की बेहतरीन कृतियों में से एक है, इनमें से ईश्वर। इसके कारण एक छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए किसी दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति से मित्रता करना संभव हो गया है। ठीक है, हम यहाँ हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप वहाँ हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सुन सकते हो, है ना, तो संपर्क बनाना इजी हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन यही है कि हम ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम ज़्यादा देखने लगते हैं तो हमें आदत हो जाती है किसी चीज़ की, लत लग जाती है। जैसे जुआ होता है, खेलते खेलते उसकी आदत लग जाती है, लेकिन हम कभी उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि हम नहीं, या फिर किसी दिन हम कम खेलते हैं तो
हम स्ट्रेस में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसी तरह नेट से भी होता है, नेट भी, लेकिन इसको मानसिक DSM-5 के थ्रू, EPA DSM-5 जो कि एक मानसिक रोग का निदान करता है, इसमें ये नहीं दिया गया है कि इंटरनेट एक या गेम एक रोग है, मानसिक रोग है, ये चीज़ इसमें नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनेट पे दिन भर यूट्यूब देख रहे हो, 6-6 घंटा देख रहे हो, इसमें कुछ मानदंड दिए हुए हैं। जुआ विकल्प से इसकी तुलना की गई है इंटरनेट और गेमों की, कि अगर हम बहुत घंटे देख रहे हैं और यूट्यूब पे आप कुछ कुत्तों की वीडियो देख रहे हैं या कुछ पालतू जानवरों की, तो इसे किसी बीमारी के अंदर नहीं लिया जाता है तब तक जबकि आपकी निजी जीवन को ये प्रभावित ना करे। और इसका मानदंड है एटलीस्ट 1 ईयर तक ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे। इंटरनेट गतिविधियों में व्यस्त ना हो, मतलब उसमें डूब ही जाना, एकदम से बाहर की दुनिया से मोहमाया छोड़ देना, अपेक्षा से अधिक समय तक इंटरनेट का उपयोग करना, इंटरनेट के उपयोगों को कम करने से असफल हो जाना। मतलब आप सोच रहे हो कम करोगे लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जब आप थोड़ा कम यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो तो सर दर्द हो रहा है, साइड से एक साइड का सर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें हैं। वीडियो गेम विकार भी सेम उसी तरह है। यूनिट 7 देख लेते हैं। ये केस स्टडी था वीडियो गेम को लेकर दक्षिण कोरिया का, छोटा सा स्टडी था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या लास्ट में इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वीडियो गेम का एक इन्होंने कैफ़े बनाया था, कुछ लड़कों ने बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे, फिर उनको एक तरह से उनकी संस्कृति का नाम दे दिया गया। अभी वहाँ के लोग मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए गेम खेलते हैं, तो मतलब इतना खास नहीं था। फिर यूनिट 7 आया, संचार के माध्यम और विज्ञापन के लक्ष्य है। तो विज्ञापन, मीडिया और विज्ञापन क्या है हमको पता ही चल गया। विज्ञापन मतलब ऐड, जिस भी चीज़ का हम प्रचार देखते हैं टीवी पर उसको हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन और उसके लक्ष्य, लोगों को उन्हें खरीदने के लिए राजी करना पहला लक्ष्य है उनका। एक नए उत्पाद का परिचय, जब कोई नई वस्तु बाज़ार में लॉन्च की जाती है तो विज्ञापन उन जनता को उसके बारे में सूचित करता है ताकि उनकी बिक्री हो। ठीक है। शिक्षा और जागरूकता, विज्ञापन लोगों को न केवल नए उत्पादों के बारे में शिक्षित करता है बल्कि उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। कई विज्ञापन नई स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाते और अस्वस्थ आदतों को छोड़ने पर जोर देता है। जैसे धूम्रपान हमारे लिए जानलेवा है, हानिकारक है, कैंसर, ठीक है, ये पीने से कैंसर होता है। हालांकि मानता बहुत कम लोग हैं, फिर भी खान पान, रहन सहन के बारे में भी मीडिया हमें बतलाता है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी चीज़ों का या ब्रांड का प्रचार करता है। और ये ब्रांड का निर्माण करना, जब कोई नया उत्पाद आता है, ये सब तो वही है, शिक्षा और जागरूकता। मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापनों का बदलता परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं।
इसमें क्या है, जब विज्ञापन पहले का जो आता था, जैसे ये आप देख सकते हो साइड का ये जो ऐड आता था, और ये देख सकते हो लक्स वाला भी, तो विज्ञापन करना वैश्विक और बहुत गतिशील हो गया है। पहले का जो ऐड आता था विज्ञापन प्रिंट मीडिया में आया करता था, जब देखो ज़्यादातर लिखित भाषा में ज़्यादा आया है। यह ध्यान केंद्रित किया जाता था। रेडियो टीवी पे ज़्यादा तक मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता था। आधुनिक विज्ञान यानी आज का जो ऐड आता है, जो विज्ञापन होता है, उसमें अनुभव आकर्षक होते हैं, अनुभव ज़्यादा दिखाया जाता है, इसमें ज़्यादा विजुअल चीज़ें होती है ना। आज का विज्ञापन रचनात्मक कला के रूप में दिखाया जाता है। विजुअल आर्ट के साथ संगीत से लेकर डिजिटल आर्ट तक की कहानी को जोड़ता है। हल्का म्यूज़िक दिखलाया जाता है, इनकी वॉइस को दिखलाया जाता है। देखो पिक्चर में भी देख सकते हो आप, ये HD एकदम पूरा दिख रहा है एकदम। इनकी सुंदरता देखो, इनकी सुंदरता देखो, दोनों में फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, विज्ञापन करने की कुछ नए स्वरूप के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया विज्ञापन। अब देखे होगे, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, यूजर्स को टारगेट करके किया जाता है। यह एक तरह का ऑनलाइन विज्ञापन कहलाता है। हम जो अपने FB इंस्टा के वॉल पे जो ढेर सारे ऐड देखते रहते हैं, वे सोशल मीडिया का विज्ञापन है, ठीक है। फिर आता है सोशल मीडिया पर कंटेंट मार्केटिंग, ये वाला शिकागो वाला। सोशल मीडिया विज्ञापन का एक हिस्सा है जो दर्शकों के लिए सामग्री निर्माण करता है, जिसमें किसी ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा देने और नए दर्शकों को आकर्षित करने या मौजूदा लोगों को बनाए रखने के लिए लेख, वीडियो, पॉडकास्ट और अन्य संचार माध्यम साझा किया करते हैं। यह कस्टमर को कनेक्टेड रखने की रणनीति है। धोखा है, सब छलावा है। हमें सामान खरीदने के लिए ये लोग ऐड करते हैं। आप देखे होंगे, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप जैसे किसी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पे आप किसी चीज़ को खरीदने का सोच रहे हो, या उसको लाइक करके रखे हो, तो ऐसा कई बार होता होगा कि आप इंस्टा ऐप भी यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे उसका ऐड आपको दिखलाया जाता है, उस ब्रांड का, उस जो भी आप शॉपिंग के लिए सर्च किए रखे थे, तो वो बार बार शो करता है। वो क्यों शो करता है? आपने तो इंस्टा फेसबुक पे वो क्यों शो कर रहा है? वो इसलिए शो कर रहा है, वो ब्रांड का एक चाल रहता है कि आप बार बार देखोगे तो आपके मन में ये लगेगा, यार इस पर भी बार बार आ रहे हैं, पर क्यों ना उस वेबसाइट पे जाके अच्छे से देखें, खरीद कर देखें, हम हमारे मन में लालच लाने के लिए। सर्च इंजन या खुलता, इसमें भी यही बातें दी हुई है कि हम जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, हमें दूसरे वेबसाइट पे कीवर्ड की तरह आ जाता है। आप कुछ भी सर्च करोगे तो कुछ और आ जाएगा, कुछ सर्च करने आप एक वर्ड लिखोगे, कुछ और वर्ड का मीनिंग आ जाएगा आपका, तो आप उस पर सर्च करने खोजने चल जाते हो कि हाँ इस ब्रांड का देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाए। या फिर समटाइम ऐसा होता है, आप अपना बजट डाल के सर्च करते हो कि इस बजट, इतने बजट तक का ये प्रोडक्ट दिखलाए, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं उस बजट से, और उससे थोड़े ऊपर के ही आएंगे, है ना। आप जो डाले उससे थोड़े ऊपर के ही आएंगे, उससे कम के नहीं है, ताकि आप थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर जा कर के चेक करते रहिए। मार्केटिंग स्किल्स होती है उन लोगों की। हम प्रभाव मॉडल देख लेते हैं, कि थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। एक प्रभावी विज्ञापन क्या होता है? प्रभाव मॉडल। इस मॉडल के अनुसार कुछ सामान खरीदने के बारे में निर्णय लेते समय कुछ चरणों से होकर हमें जाना पड़ता है। संज्ञानात्मक सोच, भावात्मक चरण और व्यवहारिक चरण। किसी उत्पाद का परीक्षण, ठीक है। पहले दो चरण संज्ञानात्मक होते हैं, जो दर्शकों के दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हम आ गए हैं, ठीक है। प्रभाव मॉडल का पदानुक्रम देख लेते हैं। पहला है जागरूकता।
ठीक है, कि बताना कि हाँ हम आ गए, इसी ये चीज़ बाज़ार में नहीं आई है, आप इस पे नज़र डालें। किसी भी मार्केटिंग अभियान या विज्ञापन का पहला कदम दर्शकों में ब्रांड का या प्रोडक्ट या मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। कि कई बार वे ब्रांड या सामग्री का नाम दोहराते रहते हैं, इसे फोकल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है ज्ञान। ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता के अलावा दर्शकों को इसके बारे में अधिक ज्ञान होना चाहिए। ब्रांड और उसके मूल्य, प्रतिस्पर्धी के ब्रांड से अंतर आदि को समझना चाहिए। हम ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को देखते हैं और तुरंत ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हम उसके ब्रांड को देखते हैं, उसका दूसरे मार्केट से उसका दाम देखते हैं कि इतने में इस वेबसाइट पे आ रहा है तो इस पे कितने में आ रहा है, तुलना करके एक दूसरे से देखते हैं। फिर आता है पसंद करना। इस चरण में हमें उत्पाद यानी सामग्री पसंद आती है। यदि आपको उत्पाद पसंद नहीं आता है तो उसका कारण पता लगाते हैं वे, और उन्हें भी संबोधित किया जाता है। फिर नवीनीकृत यानी नया उत्पाद, नया विज्ञापन करने के बाद, नए प्रोडक्ट बनाने के बाद उस चीज़ को भी ऐड करके हमारी भावनाओं के साथ अपील करते हैं, भावात्मक अपील का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड में आता है दाग अच्छे हैं, बुरा न मानो, दाग अच्छे हैं, अगर दाग लग जाए तो अच्छे हैं। और कुछ आता है कि वो काम करके भी दिखलाते हैं, जैसे कुछ साफ़ सफाई परमान करके भी दिखलाते हैं, कुछ कपड़े धोते हुए कुछ आपको दिख जाएंगे प्रचार कि हाँ कपड़े धो रहे हैं, ये पीले दाग निकले, ये सफ़ेद निकले, ऐड इसी तरह किया जाता है। फिर आता है वरीयता। इसमें आता है पसंद आने का ये मतलब नहीं कि हम हर बार वो चीज़ें ले लेते हैं। दर्शकों को ब्रांड के गुण, मूल्य, प्रदर्शन आदि दिखाकर विश्वास बनाना होता है। जैसे कपड़े धो करके वो विश्वास बना रहे कि हाँ ये साफ़ हो गई है ना। कुछ मसाले को वो डाल करके दिखा रहे हैं, हाँ मैगी मसाला डाला तो सच में मैजिक होने लगा, तो हमको प्रमाण देते हैं, विश्वास हमारे मन में जगाते कि हाँ ये करने से सही में काम बन रहा है आपका। फिर आता है खरीद। दृढ़ विश्वास के बाद विज्ञापन का मेन मकसद आता है वास्तव में उत्पाद खरीदना, सामान को खरीदना, और यहाँ पर जो विज्ञापन पहुँच जाते हैं वही अच्छी और प्रभावी विज्ञापन कहलाते हैं। कभी कभी हम और जानकारी या दूसरे ब्रांड से या बाद में ले लेंगे, ऐसा ख्याल आता है, मन में आता है ना। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे प्रभावी विज्ञापन वो होते हैं जो दर्शकों को खरीदारी के अंतिम चरण तक लेकर जाए। कई बार हम देखते हैं कि हमें आकर्षित करने के लिए कुछ ऐड ऐसे आते हैं कि हाँ मतलब कुछ समय, लिमिटेड समय है, 80% ऑफ सेल चल रहा है, 50% ऑफ है, इसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट मिल रहा है, या फिर इसका दाम इतने से इतने आ गया, बस 2 दिन का ही है, इस नंबर पे कॉल करें और प्रोडक्ट ले जाएं, या फिर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये था, और एक और मॉडल इसके बाद बताया गया है जिसमें आप सिंपली याद कर सकते, सेम मिलता जुलता ही है। जैसे AIDA, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर, A फॉर एक्शन। हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। और हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, डिज़ायर है या नहीं है, मतलब हमारे बजट में आ रहा है या नहीं है, तो इन्हीं के बारे में वो मॉडल भी बतलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।